आइए दोस्तों, राज कॉमिक्स में पढ़ते हैं नागराज सीरीज का अगला भाग, जिसका नाम है मिस्टर 420 और जिसके लेखक है संजय गुप्ता जी। मुंबई शहर में इन दिनों धूम मचा रखी थी चमत्कारी सर्कस कंपनी ने। जहां कहीं भी चमत्कारी सर्कस कंपनी का शो होता था, मैं जरूर पहुंच जाता हूं। अरे भाई, इनके शो भी तो अद्भुत व आश्चर्यजनक होते हैं, इन्हें छोड़ा भी कैसे जा सकता है। शो हाउसफुल था, टिकटें ब्लैक में बिक रही थी। खूंखार शेरों के पिंजरे में बंद था एक आदमी। इस आदमी की बहादुरी देखो, इन शेरों के बीच कैसे निर्भय घूमता रहता है, जिन्हें हफ्ते में केवल एक ही बार भोजन मिलता है। काश मैं भी इतना ही बहादुर होता। शो की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से सहज हो गया था कि वहाँ पर नागराज भी मौजूद था। अगर इसमें कोई फाउल प्ले नहीं है तो यह व्यक्ति बहुत बहादुर है। फाउल प्ले यानी धोखेबाजी की गंध क्यों सूंघ रहा था नागराज। नागराज की तेज निगाहें उस बहादुर व्यक्ति को भी भेद रही थी। इसकी आंखों में जीवन का कोई आसार नजर नहीं आ रहा है मुझे। तभी नागराज की निगाहें केंद्रित हो उठी, जिसका मतलब था कि वह किसी को सम्मोहित कर रहा है। सम्मोहित हुई दो निगाहें और सम्मोहित शेर ने नागराज के इशारे पर छलांग लगा दी उस बहादुर व्यक्ति पर। नागराज ने ऐसा क्यों किया? क्यों एक जिंदगी को दांव पर लगा दिया था उसने? उपस्थित हर दर्शक के मुंह से चीखें उगल पड़ी जब शेर के जबड़े में बहादुर व्यक्ति का पूरा मुंह समा चुका था। अगले ही पल बाकी के शेर भी कूद पड़े उस उत्पात में। बोटी बोटी नोच डालनी थी अब उस युवक की। खुखार शेरों ने कुछ ही पलों बाद शेरों का गुस्सा शांत हुआ। शिकार को छोड़ वे वापस को पलट पड़े थे। दर्शकों के मुख से निकली चीखें और किंतु आश्चर्यजनक रूप से दृश्य ही कुछ ऐसा था। नागराज के मुख पर खेल गई थी एक मुस्कान, उसकी आंखें, वह चलने के अंदाज से मुझे उसके मशीनी मानव होने का शक हो गया था। एक बड़ी धोखेबाजी का भांडाफोड़ किया था नागराज ने। शहर के दूसरे कोने में चल रहा था चमत्कारी सर्कस कंपनी का दूसरा शो। यह व्यक्ति 15 दिनों से इस शीशे के केबिन में 2000 जहरीले सांपों के बीच रह रहा है, जो कि एक असंभव सा कार्य है। वही गंध नागराज ने यहाँ भी सूंघी। फाउल प्ले यानी धोखेबाजी, जिसका पर्दाफाश करके रहूंगा मैं। आंखों में घूमे उन गहरों का अभिप्राय है कि नागराज फिर से किसी को सम्मोहित कर रहा है। दो निगाहें बंद गई थी उस सम्मोहन में। तूफान की तरह वह युवक उठा, केबिन में घूमते हुए सांपों को उठाकर तोड़ने लगा। वह दर्शकों के बीच यह दृश्य देखकर सनसनी सी दौड़ गई थी। यह क्या कर रहा है? पागल हो गया है क्या? अब वह नागू से जीवित नहीं छोड़ेंगे। युवक ने कुर्सी उठाई और शीशे के केबिन की दीवारों पर मारने लगता है। केबिन से निकलकर नाग दर्शकों की तरफ दौड़ने लगते हैं। दर्शकों में हड़कंप मच जाता है। हाहाकार मच गया था वहां पर, किंतु आश्चर्य मिश्रित स्वरों के बीच सब थम गया। अरे रुको रुको, यह तो नकली मशीनी नाग हैं। अरे हाँ, यह तो मशीनी नाग ही हैं। एक और बड़ा भांडा फोड़ हुआ और उस दिन नागराज के द्वारा उसी रात मुंबई की एक ऊंची इमारत के नीचे लगी हुई थी असंख्य लोगों की भीड़। इस 42 मंजिली इमारत की छत से चमत्कारी सर्कस कंपनी का आदमी छलांग लगाकर सही सलामत नीचे पहुंचकर दिखाएगा। उस जाबाज युवक ने दर्शकों का अभिनंदन स्वीकार किया। यह आत्महत्या की कोशिश साबित होगी। यह व्यक्ति नीचे नहीं आएगा। फिर वह छत पर जाने के लिए पलटकर इमारत में प्रविष्ट हो गया। दर्शक सांस रोककर उसके छत पर पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। इसके नीचे गिरते ही इसके शरीर के चिथड़े उड़ जाएंगे। यहाँ क्या घोटाला हो सकता है? उफ, यह दृश्य मैं कैसे देखूं? नागराज का सोचना भी गलत साबित हो सकता था क्या? इमारत की 42वीं मंजिल की छत पर रोशनी के बीच दिखाई दिया वह युवक। किसी भी क्षण कूदने के लिए तैयार था वह। देर की जा रही थी तो बस दर्शकों के हृदयों में थ्रिल बढ़ाने की। अचानक नागराज की निगाहें घूमी पिछली इमारत की तरफ। इस व्यक्ति पर रोशनी उस इमारत की छत से फेंकी जा रही है। भीड़ में से निकला नागराज और कुछ क्षण पश्चात वह इमारत की लिफ्ट तक पहुंच गया था। लगता है इस फाउल प्ले यानी घोटाले का भी पर्दाफाश करना ही पड़ेगा मुझे। दिलों में खेलता रोमांच जब चरम सीमा पर पहुंचा, जाबाज युवक कूद पड़ा छत से, किंतु तभी उसका जमीन की तरफ गिरता शरीर हवा में ही स्थिर हो गया। दर्शकों में मची खलबली। अरे यह क्या? यह युवक हवा में कैसे लटक रहा है? कुछ देर पश्चात दर्शकों की भीड़ को चीरता नागराज पहुंचा इमारत के सामने। उपस्थित दर्शकों, आप जिसे हवा में लटका शरीर समझ रहे हैं, वह वास्तव में सामने वाली इमारत से प्रेक्षित किया जा रहा एक जाबाज का 3D अक्स है। नागराज की सूचना पाकर वहां पहुंच चुकी पुलिस ने गिरफ्तार किया चमत्कारी सर्कस कंपनी के सभी कर्मचारियों को और इमारत में छुपे उस जाबाज युवक को भी। चमत्कारी सर्कस कंपनी की आड़ में चल रही किसी बड़ी 420 का फांडाफोड़ मैं अब उसके सरगना को शीघ्र पकड़ के करूंगा। शहर में हुए इस कांड से मची हुई थी तीव्र खलबली। चमत्कारी सर्कस कंपनी से घोटाले करने वाले उस 420 व्यक्ति मिस्टर अंडे की तलाश है। अब पुलिस फाइल में जिसका नाम रखा गया है मिस्टर 420, रिमोट का बटन दबा और छपाक से स्क्रीन पर छा गया अंधेरा। मिस्टर 420 नाम दिया है हमें। जेंटलमैन, आपने देखा किस तरह नागराज ने हमारे सभी वे धंधे बंद कर दिए हैं जिससे हमें प्राप्त होता था पैसा, जिसकी बदौलत चल रही थी चमत्कारी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो बना रही थी ऐसी अद्भुत कंप्यूटर प्रणाली जिससे तैयार होंगे माइक्रोचिप्स
और जिस भी सातिर अपराधी के मस्तिष्क में प्रत्यारोपित कर देंगे वह हमारे आदेश मानने पर मजबूर होगा। अपने फन अपनी कला के बलबूते पर बड़े से बड़ा अपराध बिना किसी डर बिना किसी झिझक के करेगा वह। अब उस पैसे की प्राप्ति के लिए अपनाना होगा हमें कोई दूसरा रास्ता। मुंबई के एक मल्टी मिलियनियर मिस्टर डिसूजा के शहजादे की कार के पीछे पड़े थे 4 मोटरसाइकिल सवार खूंखार गुंडे। हम कहते हैं गाड़ी को रोको वरना शूट कर देंगे हम। गाड़ी मत रोकना ड्राइवर, मैं इनकी मोटरसाइकिल अभी गिरा देता हूँ। बच्चा चिल्लाने लगता है। सामने से आती टैक्सी को देख उनके सब्र का बांध टूट गया। कुंटा जल्दी करो, इसे गोलियों का स्वाद चखाओ, कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे ही शहर के अंदर पहुंच जाए हम। ठीक कहते हो तुम। गोलियों की थर्राट से गूंज उठी थी सड़क। टैक्सी झटके के साथ एक साइड में रुकी। एक जाना पहचाना चेहरा बाहर निकला उसमें से। अपहरण की कोशिश की जा रही है लगती है। और कोट उतार कर नागराज तेजी से टैक्सी की तरफ निकलता है और दरवाज़ा खोलकर ड्राइवर को अंदर धकेल कर खुद ड्राइविंग सीट पर जम गया। जल्दी से प्रेशर जाओ, मैं नागराज हूँ, उस बच्चे को मेरी मदद की आवश्यकता है। अगले ही क्षण गति पकड़ी टैक्सी घूम चुकी थी गुंडों की दिशा में। आने वाले खतरे से बेखबर सड़क किनारे गाड़ी रुकवाने में सफल हो गए थे गुंडे। चल बेटा ठंडो, अब तेरे 30 लाख रुपया मांगूंगा मैं, जो हंसते हंसते दे देगा वह। हा हा। मोटरसाइकिल वहीं छोड़ गाड़ी में दाखिल हो गए वे चारों। चलो कुंटा चलो, कार को अड्डे की तरफ ले चलते हैं। किंतु कुंटा कार न चला सका क्योंकि उसके हाथ बंध चुके थे स्टीयरिंग व्हील के साथ। नाग यानी नागराज के पहुंचने का संकेत। कुछ ही देर पश्चात मिस्टर डिसूजा पुलिस स्टेशन से बाहर निकल रहे थे अपने पुत्र सैंडो के साथ। डैडी, नागराज ने उन बदमाशों की वो धुलाई की। अब वे सारी उम्र अपराध नहीं करेंगे। थैंक्स टू नागराज। सनी बेटा, यदि तुम्हें कुछ हो जाता तो हमें जिंदा नहीं रह पाते हम। सनसनी मच गई जब यह खबर मिस्टर 420 के पास पहुंची। नागराज चंद घंटों में तबाह कर दिया उसने हमारे प्रोजेक्ट को। कुंटा व उसके आदमियों पर भरोसा है मुझे, वे पुलिस के आगे टूटेंगे नहीं। किंतु फिर भी हमें अब यह ठिकाना बदलना पड़ेगा। पर अपने अगले अंजाम से वे वाकिफ ना थे। तभी उस पैनी आवाज़ से थर्रा गए उपस्थित व्यक्ति के हृदय। ठिकाना बदलने की अब तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है मिस्टर अंडे, उफ मिस्टर 420, क्योंकि तुम्हारा ठिकाना बदलने आ पहुंची है पुलिस। क्रोध से उबल उठा मिस्टर 420 नागराज को देखकर और वह चिल्ला पड़ता, नागराज तुम यहाँ। सखीचों के पीछे पहुंच गए चमत्कारी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सभी चेहरे। सिगार को चबाता चला गया वह अत्यधिक क्रोधवश में। मिस्टर डिसूजा के घर शानदार डिनर पर आमंत्रित था नागराज। मिस्टर डिसूजा, आपके चैरिटेबल अनाथालय व अस्पतालों के बारे में बहुत सुना है मैंने। कल सुबह मैं आपको अपने सभी अनाथालय व अस्पताल दिखाने ले चलूँगा। सैंडो व डिसूजा से बहुत सी बातें वह कुछ देर के आराम में कट गई थी वह रात। अगले दिन मिस्टर डिसूजा नागराज को ले चले दिखाने डिसूजा चैरिटेबल अस्पताल व अनाथालय। नागराज, इनकम टैक्स देने के बाद मेरी कमाई का 70% हिस्सा चैरिटी के काम में जाता है। आप धन्य हैं मिस्टर डिसूजा, जो गरीबों के लिए आप कमाते हैं। इन ज़रूरतमंदों को मिले मुफ्त इलाज की दवा से निकलती इनकी लाखों दवाओं आपकी ज़िंदगियों को खुशियों से भर देंगी। इनकी दवाओं का ही नतीजा है नागराज, जो सैंडो को बचाने तुम पहुंच गए थे। अस्पताल से निकले हुए कार में सवार हो गए थे और अब डिसूजा चैरिटेबल अनाथालय पहुंचे हुए। अंधे बच्चे नागराज, इन अनाथालय में बहुत से अंधे बच्चे पल रहे हैं। हाँ, अंधे बच्चे। हमारे डॉक्टरों ने शोध के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि यदि मोरका नस्ल के सांप का विष इस्तेमाल किया जाए तो इन बच्चों के रेटिना पर चढ़ा जाला काटा जा सकता है और इनकी आंखों में रोशनी लाई जा सकती है। किंतु मोरका नस्ल के सांप मुहैया ना हो पाने की स्थिति में यह संभव नहीं हो सकता है। नागराज की दृढ़ स्वर निकले, मैं ला कर दूंगा तुम्हें मोरका नस्ल के नाग का विष, किंतु इसके लिए मुझे 10 दिन लगेंगे। ओह नागराज, अगर यह संभव हो गया तो डिसूजा तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। डिसूजा, तुम महान आदमी हो, तुम्हारी आत्मा तुम्हारे विचार सब महान है। उस दिन नागराज ने विदा ली डिसूजा व सैंडो से नागमणि द्वीप के लिए। डिसूजा, मैं जा रहा हूँ, जल्दी लौटूंगा। अपने डॉक्टरों से कहना तैयार रहना है उन्हें, हमें तुम्हारा बहुत इंतजार रहेगा। नागराज हेलीकॉप्टर उड़ चला। मोरका नस्ल के नाग केवल नागमणि द्वीप में ही रह गए हैं, वह भी सीमित संख्या में। इस युग का वातावरण उन्हें माफिक नहीं आता है, इसलिए वे खत्म होते जा रहे हैं। किंतु मानवता के नाते उन्हें विष देने के लिए राजी कर ही लूँगा मैं। मुकदमा चला मिस्टर 420 पर और सजा काटने के लिए उसे वह उसके वैज्ञानिक साथियों को एक सुरक्षित जेल में भेज दिया गया। देश भर के सातिर व खूंखार अपराधी थे इस जेल के कैदी। हर जेल में एक दादा होता है जिसका हुक्म अन्य सभी कैदियों को मानना पड़ता है। कौन लड़ रहा है यहाँ इस जेल में? साले नया आया है, तभी नहीं मालूम है तुझे? दादा परेडो का जेल में जेलर की भी नहीं, उसकी हुकूमत चलती है। पास आए तो सलाम ठोकियो, वरना वो ठोक देगा तुझे, समझा? हाथों को सेक आगे बढ़ा हुआ दादा परेडो। कोई और है जो ललकारेगा दादा परेडो को? हर चेहरे पर दौड़ रही थी हवाइयाँ। उसी दिन जेल के एक सुनसान कोने में हुई एक बड़ी डील। तुम्हारा प्लान जरूर सफल होगा, इसी में तुम्हारा, हमारा और हमारे बहुत से साथियों का फ़ायदा है।
रात्रि के भोजन के लिए इकट्ठा हुए सभी कैदी खड़े थे पंक्तिबद्ध। क्या देरी है, भूख के मारे जान निकल रही है मेरी तो। चुप मूर्ख, पहले दादा खाएगा खाना। भूख के मारे जान निकल जा रही थी मिस्टर 420 की। वह लाइन तोड़कर बाहर निकल आया। मैं नहीं रुक सकता किसी के लिए, देख लूँगा। वह तुम्हारे परेडो दादा को भी आगे के खतरनाक परिणामों से घबरा गया था प्रत्येक कैदी का दिल। वह जैसे ही घूमा, एक जबरदस्त ठोकर ने उसकी प्लेट को उछाल फेंका था। आज कुछ ज़्यादा ही खौफनाक था दादा परेडो का स्वर। अब तू भूखा ही मरेगा। मर गए भूखा मारने वाले, आज के बाद तेरी दादागिरी खत्म हो जाएगी परेडो। पहला वार किया मिस्टर 420 ने। ब्लैक बेल्ट हासिल है कुंफू में मुझे। कुंफू के आगे बड़ा शरीर मायने नहीं रखता है। हर शख्स हैरान था कि पहली बार किसी ने वार किया था दादा परेडो पर। होश खो बैठा परेडो, उछला वह। चटनी बना दूंगा मैं तेरी 420। तूने दादा परेडो को नहीं, यमराज को ललकारा है। मुंह से जलता हुआ सिगार निकाल। 420 ने परेडो के मुंह में घुसेड़ दिया। ले इस आग का स्वाद चख यमराज के चाचा। परेडो का हल्क तक जलता चला गया था सिगार से। उछाल फेंका 420 ने उसे, किंतु विद्युत गति से उठकर दौड़ता वह 420 की तरफ। 420 तेरी मौत बहुत भयंकर होगी। अगले पल हवा में टंगा हुआ था मिस्टर 420। जेल का जेलर भी मेरे बाद खाना खाता है। मिस्टर 420 के हाथ आया भोजन का पतीला, जो उसने दे मारा परेडो के मुंह पर। लो खा ले खाना। सब्जी की मिर्ची पहुंची परेडो की आंखों में। दर्द से आंखें मिचलाते हुए परेडो ने उछाल फेंका था 420 को एक तरफ। उसकी कमर टकराई पक्की धरती से, किंतु इस वक्त दर्द से नहीं, मौत से बचना था उसे। ये ले साफ कर देता हूँ तेरा मुंह मैं अभी। साबुन के झाग से लिपटा बुरुश टकराया था परेडो के मुंह से। खुलने की कोशिश करती आंखें फिर बंद हो गई थी उसकी। दादा परेडो से पंगा बहुत महंगा पड़ेगा तुझे 420। कूद पड़ा 420 परेडो की पीठ पर। परेडो की गर्दन जा फंसी थी साबुन के पानी की बाल्टी में। फिर कोई मौका ना मिला उसे। दादा की सारी दादागिरी निकाल डाली थी उसने। बुरी तरह से हाय हाय निकल रही थी दादा परेडो के मुंह से। और उस भयंकर ठोकर ने तो दम ही निकाल दिया था परेडो का। बस बस और नहीं मारो, मैं हारा तुम जीते 420। ठीक है बच्चे, जा माफ़ किया तुझे। आज से जेल का दादा था मिस्टर 420। अब जेल में चलनी थी उसकी हुकूमत। उसी दिन जेल के एक गुप्त कक्ष में। हाँ मिस्टर 420, अब सभी कैदी तुम्हारा हुक्म मानेंगे। हाँ, हमारा प्लान सफल रहा और मैं तो हूँ ही तुम्हारे हुक्म का गुलाम। मुंबई शहर में एकाएक जन्म हुआ लूट गैंग का। हम हैं लूट गैंग के, सब लूट लेंगे। लूट शुरू हो गई थी उस गैंग की। लूट के भागे हुए नोटों से भरा बैग। तत्काल ही पुलिस ने ललकारा लूट गैंग को, हथियार फेंक दो नहीं तो मारे जाओगे। उफ, यह तो रुक ही नहीं रहा है, क्योंकि लूट गैंग के दिलो दिमाग से खौफ, डर, भय निकाल फेंका गया था। इंसाफ के रखवाले उठ खड़े हुए। लूट गैंग को समाप्त करने के लिए फायर करो। उनके हथियारों से पहले गर्ज उठी उसकी चेन गन। मैं हूँ गन मास्टर G9, लूट गैंग का प्रोटेक्टर। हर लूट गैंग के साथ चलता हूँ मैं। एक एक गोली, एक एक सिपाही की जिंदगी हरती चली गई थी। अपना काम पूरा कर भाग लिया गन मास्टर प्रोटेक्टर, जो लूट गैंग को किसी भी संभावित खतरे से बचाता है। गन मास्टर G9 का निशाना कभी खाली नहीं जाता था। अंधेरे में विलीन हो गया लूट गैंग है उसका प्रोटेक्टर। उसी रात शहर के दूसरे हिस्से में लूट गैंग का दूसरा दल लूट रहा था बैंक को। शाबाश बच्चों, निकल चलो निकल चलो। सभी इस वैन में सवार होते चले गए थे। बाकी बचा उनका प्रोटेक्टर बूचर, जिसकी छाती से आ लगी थी एक गार्ड की पिस्तौल। चाकू फेंक कर उन्हें रोको, वरना उन्हें रोकूं। उन्हें अब तो ऊपर वाला भी नहीं रोक सकता है। हाथ घुमा बूचर का और हाथ कट गया था उस गार्ड का। बूचर कहते हैं मुझे, बूचर यानी कसाई। पिस्टल बिना कोई करतब दिखाए जमीन पर शहीद हो गई थी। भारी कानून व्यवस्था को अंगूठा दिखाता निकल गया लूट गैंग। हाँ मैं लूट गैंग, सब लूट लेंगे। मुंबई की तरफ सफ़र कर रहा था नागराज। मोरका नस्ल के नागों का पर्याप्त विष लाने में कामयाब रहा हूँ मैं। अंधे बच्चों को मिलने वाली रोशनी की चमक दिखाई दे रही थी नागराज की आंखों में। मिस्टर डिसूजा यह विष पाकर खुशी से नाच उठेंगे, किंतु इस वक्त तो मौत के भय से भाग रहे थे मिस्टर डिसूजा। उस पर गोलियां बरसाई जा रही थी पीछे। हम लूट गैंग, हम सब लूट लेंगे। लूट गैंग जो लूटने आया था उन्हें जल्दी घेर लिया लूट गैंग ने से। चाबी दे दो हमें तिजोरी की। लो। लूट गैंग को कुल 16 मिनट लगे। अलविदा डिसूजा, तू कमाता रहा तो हम फिर में आएंगे। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। डिसूजा की उंगलियां पिस्टल के टिगर पर कस गई थी, किंतु उसके फायर करने से पहले ही गूंज उठा एक और धमाका। धमाके के जोर से उसका शरीर हॉल के फर्श पर आ टकराता है। प्रकट हुआ लूट गैंग का एक और प्रोटेक्टर भगोड़ा। बेवकूफ़, भूल गया क्या? लूट गैंग हमेशा एक प्रोटेक्टर के साथ चलती है। अपना काम निपटा कर कुछ कर गया था लूट गैंग। तभी उजड़े हुए कक्ष में प्रवेश किया नागराज ने। मिस्टर डिसूजा ये क्या हुआ? बुरी तरह तड़पते डिसूजा पर नजर पड़ी थी नागराज की। नागराज दौड़कर उसके समीप पहुंचा। मिस्टर डिसूजा यह क्या हुआ?
यह किसने किया है मिस्टर डिसूजा? नागराज, बहुत देर कर दी मित्र तुमने। डिसूजा ने उसे लूट गैंग के बारे में बताता चला गया। बुरी तरह सांस उखड़ने लगी थी अब उसकी। देखा ना नागराज, नागराज तुम्हारे आने तक मैंने तो तुम्हारा इंतजार किया, किंतु अब बाकी काम तुम्हें खुद करना होगा। सैंडो के साथ उसका ध्यान रखना, वह आता ही होगा। तुम्हें अंधों की रोशनी जरूर देनी है नागराज। अलविदा मेरे दोस्त। एक तरफ लुढ़क गई उसकी निर्जन गर्दन। तभी सैडो का दृढ़ स्वर गूंजा वहां पर। सैडो तुम? नागराज, अंधे बच्चों को रोशनी जरूर मिलेगी, मैं दूंगा तुम्हारा साथ। डैडी की अंतिम इच्छा जरूर पूरी होगी नागराज। सैडो, इस महान आदमी के हत्यारों को बहुत बुरी मौत दूंगा मैं, और मैं इस महान आदमी की राह पर चलकर लोगों को जिंदगी दूंगा नागराज। इसके बाद पुलिस आई और मिस्टर डिसूजा का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मिस्टर डिसूजा के डॉक्टरों को सौंप दिया गया मोरका नस्ल के सांपों का विष। हम शीघ्र ही वह दवा बना लेंगे जिनसे अंधे बच्चों की आंखों में रोशनी आ सके। थैंक यू डॉक्टर। मिस्टर डिसूजा की अंतिम इच्छा जरूर पूरी होनी चाहिए। शैडो को घर भेजकर नागराज चल पड़ता है लूट गैंग की तलाश में। लूट गैंग के बारे में कोई जानकारी नहीं बाबा, नहीं। अंडरवर्ल्ड के सातिर लोगों तक जा पहुंचा था नागराज। इस गैंग के बारे में कोई जानकारी नहीं। ऐसा लगता है कि ये बाहर के लोग हैं। अंडरवर्ल्ड यानी अपराध जगत के कुछ ऐसे लोग जिन्हें हर छोटे बड़े अपराध की पूर्ण जानकारी होती है। नागराज, मुंबई का हर छोटा बड़ा अपराधी परेशान है कि ये कौन लोग हैं। मैं दूर करूंगा यह परेशानी। हर जगह मिले निराशाजनक जवाब के बावजूद भी नागराज का संकल्प दृढ़ था। बेधड़क लूटपाट को देखते हुए संपूर्ण पुलिस डिपार्टमेंट सचेत हो चुका था। इतनी गश्त के बाद लूट की कोशिश करना आत्महत्या करना जैसा प्रयास था, किंतु वे शायद किसी नशे में थे, शायद दीवाने थे, क्योंकि उन्हें जैसे किसी अंजाम की परवाह ही न थी। हम लूटते में खड़ी रुकावट को रोंद कर घुस गए जोहरी बाजार में वे सभी। आज की लूट सबसे बड़ी लूट होगी। यहाँ तो हर तरफ लूटने के लिए कुछ ना कुछ है। वाकई लूट गैंग की यह सबसे बड़ी लूट साबित होने वाली थी। पूरा लूट गैंग एकत्रित हो गया था जैसे वहाँ पर चारों तरफ फैल जाओ। हर दुकान लूट लेनी है आज हम लोगों को। हर दुकान में वे जरूर लूट लेते आज, किंतु आज उनके खूंखार इरादों पर पानी फेरने के लिए वहाँ मौजूद था नागराज। लूट गैंग, लूट गैंग, वाह क्या सुंदर तालमेल है इन लुटेरों का। नागरसी दौड़ पड़ी दुकान पर माल लूटते लुटेरों की तरफ। देखते ही देखते दोनों बंध गए थे नागरस्सी के बंधनों में। उफ, ये सांप कहाँ से आ गए? दोनों के ही जीवित का सबसे बड़ा आश्चर्य था यह दृश्य। नागराज आ गया एक्शन में। लुटेरों, आखिरी लूट के लिए तैयार थे तुम? नागराज, लुटेरे थे 85 और वह था अकेला। आज फूटेगा भांडा लूट गैंग का। नागराज को देखकर अपराध जगत कांप उठता, किंतु उन पर उसका कोई खास फर्क नहीं दिखाई दे रहा था। हथियार फेंक दो और आज खुद को कानून के हवाले कर दो। हमारी राह में जो आएगा मिटा दिया जाएगा नागराज। नागराज पर तो क्या इन गोलियों का असर होता? हाँ, नागराज की फुकार ने जरूर उनके होश उड़ा दिए थे। लुटेरों तो बेहोश हो गए, किंतु उनकी फायरिंग ने जरूर किसी को सचेत कर दिया होगा। और पल के 1000वें हिस्से में नागराज के सामने आ खड़ा हुआ था बूचर। लूट गैंग के साथ ऐसा हंगामा पहली बार हुआ है बच्चे। उफ, यह तो बहुत तेज है। और बूचर, तेरी चमड़ी को छील कर तुझे इस गलती की भयानक सजा देगा। नागराज के शिकंजे में फंस गया था बूचर का हाथ। नागराज पर तेरी चाकूबाजी का जोर नहीं चलेगा शैतान। उछाल फेंका नागराज ने लूट गैंग के उस प्रोटेक्टर को एक तरफ। लूट गैंग को अब कोई नहीं बचा सकता है। फुर्ती से खड़ा हुआ बूचर एक और साथ कई चाकू उछाल फेंके थे उसने नागराज की तरफ। अब तुझे कोई नहीं बचाएगा नागराज। खचाखच घुसते चले गए सभी चाकू नागराज के जिस्म में। कोई और होता तो बेशक यमलोक पहुंच चुका था वह अब तक, किंतु नागराज खड़ा मुस्कुरा रहा था, क्योंकि नागराज पर चाकुओं का असर नहीं होता। मूर्ख, क्या यह भी नहीं जानता है तू? बूचर के आश्चर्य की सीमा न रही यह दृश्य देखकर। नागराज की उस लंबी उछाल व ताकतवर किक ने उसके आश्चर्य को दोगुना कर दिया था। अभी मुझे पूरे लूट गैंग को रोकना है बूचर, इसलिए तेरा खेल जल्दी समाप्त करना जरूरी है। बेहोशी के अंधकार में डूबता चला गया था बूचर। लूट पूरी जवानी पर थी उस समय। सोना चांदी हीरा जो मिले सब भर लो अपने बैग में। गन मास्टर के रहते कोई आपत्ति नहीं करने वाला यहाँ पर, किंतु तभी बढ़ चढ़कर बोलते गनमैन नाइन के गले में आकर फंसी नागरस्सी। हम लूट गैंग के सरगना है। उफ, ये क्या? और उसका शरीर ऊपर खिंचता चला गया। नागराज के अत्यधिक क्रोध से सामना हुआ था गन मास्टर G9 का। अपराध और अपराधियों से सख्त नफरत है मुझे। उस ताकतवर गुस्से के फलस्वरूप उछल पड़ा गन मास्टर G9। लूट गैंग के प्रोटेक्टर को ललकारा है तूने, संभला है और नागराज पर दनादन कई फायर ठोकता चला गया है। और लूट गैंग के प्रोटेक्टर की ताकत से वाकिफ नहीं है तू। मेरा कोई निशाना खाली नहीं जाता है कभी, और गन मास्टर का कोई निशाना खाली भी नहीं गया था, किंतु जब सामने नागराज खड़ा हो तो गोलियों को अपने असली होने पर भी शक होने लगता है। नागराज की कलाई सीधी हुई और
नागानंद उड़ चला गन मास्टर की तरफ। इसका पिस्टल लेकर आओ नागानंद। अगले ही पल गन G9 के हाथों से जा चुकी थी और वह निहत्था हो चुका था। और तब नागराज का कहर बरस पड़ता है उसके ऊपर। नागराज बिजली का पुतला बना हुआ था आज रात। नागराज नीचे आया और सभी लुटेरे दुकान लूट कर बाहर निकले थे। आज बॉस बहुत खुश होगा, शाबाशी भी देगा। बहुत खुश थे लूट गैंग के वे लुटेरे, किंतु 2 पल की खुशी साबित हुई वह। नाग बंधन में जकड़े हो गए पांचों। आज बॉस बहुत दुखी होगा और तुम्हें गालियां देगा बच्चों। तभी यह धमाका, इसका मतलब कि यह वही शख्स है जिसने मिस्टर डिसूजा की जान ली है बम से। नागराज की किक ने उछाल फेंका था उसे एक तरफ। तेरा अंत समय आ गया है नीच व्यक्ति। तू ही है जिसने मिस्टर डिसूजा की हत्या की थी। क्रोध की अत्यधिकता वह मार की पीड़ा में अंधे हुए भगोड़े ने बम उछाल फेंका था नागराज की तरह। भगोड़े के अंदर के बारूद को सुलगा दिया है तूने। परिणाम स्वरूप लूट गैंग की सभी सवारियां नष्ट हो गई थी। जब धमाके की गूंज शांत हुई, नागराज के ठठाकों से गूंज उठा भगोड़े के कान। हा हा, सुलगे हुए बारूद, अब लूट गैंग कैसे भागेगा? नागराज, अब तू जीवित नहीं बचेगा। नागराज हैंड ग्रेनाइड का पिन खींच लिया था, किंतु इससे पहले कि हैंड ग्रेनाइड को उछाल फेंका नागराज ने नागों को उसकी तरफ। 4 सेकंड में फटेगा यह बम। नागों ने जकड़ लिया था हैंड ग्रेनेड, थामा हुआ उसका वह हाथ। इसी बीच उछला नागराज और फटा हैंड ग्रेनेड भगोड़े के जिस्म के चितरे चितरे हो गए थे। नागराज के मुंह से टकराया एक हथौड़ा। होश संभालना मुश्किल हो गया था नागराज को। लूट गैंग के साथ नागराज के सामने खड़ा था तोड़ू। बहुत नुकसान पहुंचा चुका है नागराज तू इस लूट गैंग को। नागराज पर दोबारा वार किया तोड़ू ने। तोड़ू का हथौड़ा अब तेरा मुंह तोड़ देगा। नागराज की लात घूमी। मुंह कौन किसका तोड़ता है अभी पता चल जाएगा। उसकी लात हथौड़े से टकराई और हथौड़ा वापस घूम गया था और तोड़ू उस मार से अपने होश न संभाल सका। नागराज उछला और तोड़ू को दबोच कर उड़ा चला। नागराज, तो चला बेटा, मारो एक दूसरे को। तभी वातावरण गूंज था। पुलिस सायरनों से को ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा सिवाय हथकड़ियाँ लगाने के। लूट गैंग की बदनसीबी थी कि वह नागराज से टकरा गया। बोल, कौन है तुम्हारा बॉस और कहाँ है तुम लोगों का अड्डा? तपाका जेल के कैदी हैं हम। हमारा बॉस है मिस्टर 420 जेल में, नागराज के समोहन में बंधा। वह सब कुछ बकता चला गया। तपाका जेल का जेलर ले आया नागराज को मिस्टर 420 की कोठरी के सामने। लो मिल लो नागराज मिस्टर 420 से। अब इसने अपराध ना करने की कसम खा ली है। सारे दिन इन किताबों में दिमाग लगाए रखता हूँ। चलो ठीक है, मैं अंदर जाना चाहता हूँ। जेलर ने लॉक को खोल दिया। नागराज अंदर प्रविष्ट हुआ। मिस्टर 420, मुझे मालूम पड़ चुका है कि तुमने इन बेईमान जेलर के साथ मिलकर जेल में क्या 420 की है। जेल चारों तरफ से पुलिस द्वारा घेरी जा चुकी है और CBI का स्पेशल स्टाफ इस जेलर को और तुम्हें गिरफ्तार करने आ रहा है। जेलर और मिस्टर 420 के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लग गई थी। तभी उनके बैरकों के गेट खुलते हैं और कैदियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। और तभी जेल की धरती फाड़कर बाहर निकला प्रेडो, कैदियों के मसीहा। उनकी जिंदगी सुधार देने वाले मिस्टर 420 को कोई नहीं ले जा सकता है। नागराज को गुस्सा जड़ दिया था प्रेडो ने। मिस्टर 420 के मुंह से उबल रहा था अठासा, हा हा नागराज, यह है प्रेडो। इसे हमने स्पेशल हार्मोन्स के इंजेक्शन देकर असीमित ताकतवर बना दिया है। इससे ना जीत पाएगा तू। और फिर इसके दिमाग में वह माइक्रोचिप भी रोपित किया जिसका निर्माण मैंने इसी जेल में किया था, जिससे लूट गैंग के हर लुटेरों के दिमागों में भी रोपित किया गया था, जिसके कारण दिमाग से डर भय खत्म हो जाता है और व्यक्ति मेरा आदेश मानने पर मजबूर हो जाता है। और अब इस जेल से जिंदा बाहर नहीं निकल सकेगा तू। एक ही गुस्से में कोठरी के बाहर उछाल फेंका था प्रेडो ने नागराज को। नागराज की तरफ बढ़ा प्रेडो। इसके गुस्सों से दिमाग अब तक घूम रहा है मेरा। नागराज ने लेटकर प्रेडो के शरीर को अपने पैरों से उठाया और खिड़की की तरफ उछाल फेंका उसे। खिड़की का जंगला तोड़ता हुआ प्रेडो का जिस्म धरती की तरफ बढ़ता है और पक्की जमीन से सर टकराते ही वह चूर चूर हो गया। हर बुराई का ऐसा ही बुरा अंत होता है। मिस्टर 420 जेलर, जेल के कैदी, वह जेल के अन्य भ्रष्ट कर्मचारी CBI की गिरफ्त में थे। मिस्टर 420 को एक अन्य अत्यधिक सुरक्षित जेल में पहुंचा दिया गया था। लूट गैंग के खात्मे से मुंबई शहर में फिर शांति बहाल हुई। मोरका नस्ल के नागों के विष की मदद से बनी दवा से डिसूजा चैरिटेबल अनाथालय में अंधे बच्चों को आंखों की रोशनी मिल गई थी। थैंक यू नागराज, थैंक यू को मिस्टर डिसूजा को, थैंक यू को इन डॉक्टर्स को, इन नन्हे सेंडो को। उन्होंने पिता की मूर्ति के आगे अपनी कसम दोहराई। नागराज, डैडी के महान कार्यों है, महान इच्छाओं को जीवन देकर भी पूरा करूँगा मैं। हर पुत्र को
तुम्हारी ही तरह बनना चाहिए शैडो। नागराज फिर चल दिया था अपने अनंत सफर पर। ना जाने कब खत्म होंगे अपराध और कब खत्म होगा मेरा यह सफर। और यह अंक यही समाप्त होता। धन्यवाद दोस्तों।